नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस समेत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं से यौन हिंसा के आरोपों पर सीएम ममता बनर्जी ने विधानसभा में तोड़ी चुप्पी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी भी अन्याय नहीं होने दिया है। उन्होंने आगे कहा कि हम संदेशखाली के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। संदेशखाली में महिला आयोग को भेजा और पुलिस की टीम बनाकर 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। संदेशखाली में महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न पर राजनीतिक बयानबाजी के बीच ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने कभी नाइंसाफी नहीं होने दी है। उन्होंने बीजेपी पर उत्तर 24 परगना जिले में विवाद भड़काने का आरोप लगाया। पटियाला में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पंजाब के बॉर्डर पर किसानों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों ने जट्टा टोल प्लाजा पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस दौरान टोल प्लाजा को 4 घंटे के लिए फ्री कर दिया गया है। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੱਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈ ਆਪਣੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਕੇਐਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਸ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। किसान आंदोलन के बीच पंजाब में केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब हरियाणा बॉर्डर के साथ लगते कई इलाकों में इंटरनेट पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हुए हैं। जारी हुए आदेशों के मुताबिक जिला पटियाला के समाना, घनौर, देवीग, बलभेरा, संगरूर, मनुख, लेहरा, सुनाम, छजरी और फतेहगढ़ साहिब में 16 फरवरी रात तक इंटरनेट बंद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कतर के दौरे के दौरान आज कतर के अमीर यानी शासक शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। यूएई के 2 दिन के दौरे के बाद पीएम मोदी बुधवार की रात कतर की राजधानी दोहा पहुंचे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर यात्रा पर विदेश सचिव विनय मोहन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के 3 प्रमुख और महत्वपूर्ण तत्व थे। प्रधानमंत्री मोदी का अमीरी दीवान में औपचारिक स्वागत किया गया, जहां कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने उनकी अगवानी की। इसके बाद दोनों नेताओं ने विस्तृत चर्चा की। चर्चा के विषयों में व्यापार, साझेदारी समेत द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक क्षेत्र शामिल थे। उन्होंने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा की। पीएम ने कतर के अमीर शेख को भारत आने का न्योता भी दिया। The two leaders thereafter held detailed discussions, first in a delegation level format and then in the restricted format. The
Topics of discussion included a wide range of areas of bilateral cooperation, including trade partnership, investment cooperation, energy partnership, issues engaged in regional security, cultural affinity, and people-to-people ties. In this, when the two leaders spoke, they spoke about the need for strategic investments and strategic partnership in the field of energy and technology, and to proceed beyond the bilateral relationship in this field. The two leaders thereafter held लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल की राजनीति में हलचल देखी जा रही है। बीजेपी और सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी आमने सामने है। इस बीच टीएमसी से बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सांसद मिमी चक्रवर्ती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मिमी चक्रवर्ती ने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा सौंपा है। আমার পার্লামেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে মাথা ব্যথা। তো তাদের সূত্রে এটা বলতে পারি, মানে এটা একটা এমন জায়গা যে আপনি যদি দিল্লিতে থাকেন এক মাস তখন লোকে বলবে যে সাংসদ তো দিল্লিতেই থাকে, এইখানে তো কোনো কাজ করে না। এইখানে যদি থাকেন তখন বলবে সাংসদে অ্যাটেন্ডেন্স নেই। কিন্তু আমাদের তো আরেকটা প্রফেশন আছে যেটাকে আমাদের ব্যালেন্স করতে হয়। সো আমাদের মতো মানুষরা যারা মিডিয়ার সামনে সবসময়, সোশ্যাল মিডিয়ায় সবসময় এগিয়ে আসে, তাদের গালাগাল দেওয়াটা ইজি হয়ে ওঠে। কিন্তু আমার আবার একটাই প্রশ্ন, আমি তো গালাগাল খাওয়ার মতো কিছু করিনি। মানুষকে পরিষেবা দিয়েছি, কোমর অবধি জলে নেমে ভাঙরে ত্রাণ দিয়েছি, আমফানে লোকের পাশে দাঁড়িয়েছি, কেউ সেটা ডিনাই করতে পারে। दिल्ली सरकार का बजट फिलहाल के लिए आगे बढ़ गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार मार्च के पहले हफ्ते में वार्षिक बजट 2024-25 पेश कर सकती है। हालांकि तारीख अभी तय नहीं की गई है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि बजट प्रस्तुति की तारीख अभी तय नहीं हुई है और वित्त मंत्री से स्थिति से प्रकाश डालने के लिए कहा गया है। वित्त मंत्री आतिशी ने आज सदन में बताया कि बजट के फाइनल होने में कुछ देरी आई है। उन्होंने कहा कि एलजी ने कल बजट को अपनी मंजूरी दी है, अब इसे गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा, वहां से अप्रूवल मिलने में 10 से 15 दिन का वक्त लगता है। मेरा अनुमान है कि 25 तारीख से पहले बजट पेश नहीं हो पाएगा। देखिए, दिल्ली सरकार द्वारा जो बजट बनाने का प्रोसेस है वो किन्हीं कारणोंवश डिलेड रहा। बजट को फाइनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने 3 दिन पहले रखा गया, 2 दिन पहले एलजी साहब को भेजा गया, कल रात को एलजी साहब द्वारा अप्रूव होकर आया है और आज बजट को एमएचए प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए भेजा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा में बजट प्रेसिडेंशियल असेंट के बाद पेश होता है। सो एमएचए कहती है कि उनको मिनिमम 10 डेज का समय चाहिए होता है, कई बार इससे लंबा भी समय लगता है। निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता कि वो कब वापस आएगा, लेकिन 25 तारीख से पहले बजट को विधानसभा के पटल पर रखना मुश्किल होगा। उसके बाद ही बजट पर चर्चा शुरू हो पाएगी। इन्हीं के रीजंस की वजह से बजट सत्र को एक्सटेंड करने का प्रस्ताव आज रखा गया कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक ये विधानसभा का बजट सत्र एक्सटेंड किया जाएगा। और श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ एनडीए का कोई वास्ता नहीं है, न ही हम आगे जाकर एनडीए के साथ आएंगे, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां तक आईएनडीए गठबंधन को छोड़ने की बात है तो साफ कर दूं कि आईएनडीए गठबंधन के पास पहले से ही 3 सीटें हैं। हमारा मकसद बीजेपी को रोकना है। कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। नहीं है ना, ये झूठ है, बेबुनियाद है। इसके मतलब मैं जानता हूँ ये क्यों किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों की आदत है, जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत देखते हैं तो हमें कमज़ोर करने की कोशिश जो है उसकी साजिशें रचाई जाती हैं, बातों को जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। तो जैसे मैंने कहा, सबसे पहले ये कि एनडीए के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, ना आगे जाके हम एनडीए के दरवाजे को खटखटाने के लिए तैयार हैं। ना एनडीए के लिए दरवाज़ा खुला है, ना खिड़की खुली है, ना कोई ज़रा सा भी
जरा सी भी हमारे तरफ से कोई गुंजाइश है। जहां तक ये तासुर दिया जा रहा है कि हम एनडीए को छोड़ रहे हैं या इंडिया को छोड़ रहे हैं या हम इंडिया को आज कमजोर कर रहे हैं, मैं दोबारा अपनी बात जो कई महीनों से हम करते आए हैं, इंडिया अलायंस के पास पहले से ही 3 सीटें हैं, श्रीनगर, अनंतनाग और बारामुल्ला। 3 सीटें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की वो बीजेपी के पास हैं। हमारा मकसद आज बीजेपी को रोकना है और इस मकसद के लिए कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की जो प्रक्रिया है वो अभी शुरू हुई नहीं है। फॉर्मली इनफॉर्मली कुछ बातें हुई हैं, उनको अब हम फॉर्मलाइज करेंगे। आगे आने वाले दिनों में हमारे तंजीम के जो साहिब सदर हैं वो अपने कुछ साथियों को बुलाएंगे। हम पहले अंदरूनी तौर इस पर मशवरा करेंगे और उसके बाद कांग्रेस से बात करेंगे। उमर साहब, जो कश्मीर की 3 सीटें हैं, अगर इंडिया अलायंस ने बोला कि उन पे भी डिस्कशन होगी, उन पे कोई डिस्कशन नहीं होगी ना। देखिए, अगर इंडिया अलायंस का मकसद आपस एक दूसरे को कमजोर करना है तो ठीक है ना, अब हम इन सीटों पे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया अलायंस का मकसद बीजेपी को कमजोर करना है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करके आपको क्या मिलेगा? ये तो पहले ही 3 सीटें इंडिया अलायंस के पास हैं। अगर इनमें से कोई सीट बीजेपी के पास होती या बीजेपी के जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके पास होती, हम जरूर उन पे बात करते। लेकिन ये 3 सीटें पहले ही आपके इंडिया अलायंस के पास हैं। अब आप मुझे बताइए, इंडिया अलायंस में जाने का मकसद क्या था? बीजेपी को रोकना या अपने आप को मजबूत करना? अगर बीजेपी को रोकना मकसद है फिर आप हमसे सीट क्यों मांग रहे हो? अगर मकसद ये था कि आप अपने आप को मजबूत करना चाहते हो, फिर जिस इरादे से आप इंडिया अलायंस में आए हो वो गलत है। हमारा इरादा सबसे पहले दिन से यही था कि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो 6 सीटें हैं इनमें हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। उसके लिए हम किसी से भी बात करने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर अपना फैसला सुनाते हुए इस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। कोर्ट के इस फैसले पर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी ने कहा कि वो कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं। बीजेपी ने चुनावी बॉन्ड योजना का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाना था। बीजेपी नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक उद्देश्य के लिए लाया गया था। दिस डिसीजन वाज अंडरटेकन फॉर अ वेरी लॉडेबल ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल फंडिंग। चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया था। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो, उसके लिए भी लाया गया था। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और हमारे जितने चंदा देने वाले लोग हैं उनकी अपेक्षा थी कि अगर उचित होगा कि हमारे लिए भी गोपनीयता रखी जाए, और ये बहुत अस्वाभाविक नहीं है। मैं आपको एक अपने राजनीतिक अनुभव से बात कहना चाहता हूं। कहीं पर कोई सरकार है तो हम उनको सहयोग करते हैं। अब मान लीजिए वो सरकार हार गई और उनके विरोधी दूसरी जगह आए तो वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। सोनिया गांधी ने जयपुर से राज्यसभा के लिए नामांकन के बाद रायबरेली लोकसभा की जनता को चिट्ठी लिखकर आभार जताया है। उन्होंने लिखा कि वो स्वास्थ्य कारणों से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, लेकिन उन्होंने लिखा कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। मुझे पता है कि आप हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभालेंगे जैसे अभी तक संभालते आए हैं। साथ ही अंतिम लाइन में उन्होंने रायबरेली से लोकसभा 2024 का प्रत्याशी गांधी परिवार से ही होने की संभावना जता दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात से राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं डॉक्टर जसवंत सिंह, सलाम सिंह परमार और मयंक भाई ढोलकिया ने भी गुजरात से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने के बाद डॉक्टर जसवंत सिंह, सलाम सिंह परमार ने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, अभी भी लोकतांत्रिक है।
मेरा नामांकन साबित करता है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पार्टी मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी से नवाजेगी। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ इंडिया पर खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।